नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी कल एग्जाम है, क्योंकि कल से जो है एसएससी जीडी की एग्जाम शुरू हो रही है और बहुत दिनों की मेहनत तपस्या का फल कल आप लोग जब ये कहते निकलोगे कि सब आपके पढ़ाए हुए आए थे, तभी दिल बाग बाग हो जाएगी। और यही सुनने के लिए बेकरार हूँ और ऐसा ही होगा जैसे होता आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। बाद बाकी तो आप क्लास का नियम जानते ही हैं, एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं जो फैक्ट आपको अच्छे से कवर करना है। अगर आप पीडीएफ बाय कर पढ़ते हैं तो पीडीएफ में आपको ध्यान देना है रिवीजन के समय। अगर आप पीडीएफ नहीं लेते हैं तो जो आपके लिए पहली बार नई चीज हो रही हो उसे कहीं पे न कहीं नोट जरूर करते जाएंगे। पीडीएफ लेंगे फिर भी अगर नया आपके लिए कोई वर्ड है जो मैं लिख के बता रहा हूं उसे नोट जरूर करेंगे, क्योंकि पीडीएफ नहीं बोलेगा, जो यहाँ पे छपा है वही पीडीएफ में रहेगा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। और कल के बेस्ट पे हमने रखा है कि क्या क्या एसएससी के एग्जाम में आता है ना। चलिए शुरू करते हैं 22वीं क्लास से। आज पहला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने का सुझाव दिया था? हल्के में नहीं लेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में, है ना, कितने प्रकार की मौलिक कर्तव्य ऐड करने की सुझाव दिया था? 8 प्रकार की मौलिक कर्तव्यों को जो है ऐड करने का सुझाव दिया था। लेकिन ऐड कितने प्रकार के हुए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 8। लेकिन ऐड कितने प्रकार के हुए थे? तो 10 प्रकार के। ठीक है भाई, और वर्तमान में कितने हैं? तो 11 प्रकार के। एग्जाम के में जो है एसएससी ने फिक्स कर रखा है, या तो आपको फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछेगा, या फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछेगा, या डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछेगा। इन तीनों यानी आपका 3, 4 और 4 का ए भाग में से एक क्वेश्चन फिक्स है। आप 5 साल की क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में इन तीनों पार्ट से जरूर रहते हैं। ठीक है मेरे भैया, तो चलिए मैं तीनों की बात कर लूंगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मौलिक कर्तव्य देखते हैं। मौलिक कर्तव्य शुरू से संविधान का कोई अंग नहीं था, संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थी। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। प्रारंभ में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वीं मौलिक कर्तव्य कब आई? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ना शिक्षा की व्यवस्था करवाना या शिक्षा दिलाना उन अभिभावक, उन पेरेंट्स, उन माता पिता का कर्तव्य होगा जिनके अधीन वो बच्चा पल रहा है। तो आपको समझ में आ गया 11 मौलिक कर्तव्य की जर्नी। शुरू में 10 प्रकार की, 11वीं आई 2002 में। 2002 में ही इसी संविधान संशोधन यानी 86 अमेंडमेंट के द्वारा ही एक मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था 21 के ए आर्टिकल में। कौन सा? यही सेम चीज, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा उनका फंडामेंटल राइट है। अब ये चीज जो मतलब लागू होता है वो बच्चे पे लागू होता है फंडामेंटल राइट, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज बना वो उन बच्चे के पेरेंट्स पे लागू होता है। आई होप आप समझ गए। इनके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका कहां से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के ए में रखा गया है और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। आपसे पूछता है कि संविधान निर्माण के समय दादा कितने भाग? तो आप कहते हो दादा 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल। ठीक है, लेकिन आज जो आपका संविधान की भाग का स्वरूप है ये 25 भागों में विभक्त हो गया है। कैसे विभक्त हो गया है कि जब हमने मौलिक कर्तव्य ऐड करा तो 4 से 4 का ए बनाया। जब हमने ग्राम जो आपका नगर नियोजन है उनसे संबंधित प्रावधानों को ऐड करा तो 9 से 9 का ए बनाया। और जब हम सहकारी समिति के प्रावधानों को ऐड करा तो 9 से 9 का बी जो है ऐड हो गया संविधान के भागों में। तो ये 3 एडिशनल भाग जो है जुड़ गया ब्रांच के रूप में। तो 22 भाग थे, अभी भी 22 ही है, लेकिन 25 भागों में विभक्त है विस्तारिता के अनुसार। ठीक है भाई, समझ गए? चलते हैं आगे। इसके अलावा ये रहा आपके सामने मौलिक कर्तव्य, बहुत पुराना लिस्ट है हमारा। आप कई दफा देखे होंगे इन चीजों को, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे पूछ देगा कि 51 के ए के एच में क्या है। अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, पढ़ने और याद करने की तरीका मैंने बता दिया है कि हमारे देश में सबसे बड़ा क्या, संविधान के साथ जो है हमारा तिरंगा झंडा सबसे ज्यादा सम्मानीय चीज है ना। तो सबसे पहले हम सब में पहले में यही चीज करते हैं, यही चीज में जो है रखा गया है कर्तव्य में। 51 के ए के ए में आप देखेंगे संविधान का पालन करना, क्योंकि संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा। उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो पहला तो ऐसे ही याद रहेगा। दूसरा क्या है कि उन सभी चीजों को आदर सत्कार करना जो हमें देश भावना के लिए प्रेरित किया है, देश भाव को जगाया है ना। इनके अलावा देखिए मैं एक बात बता दिया हूं, जो लक्ष्मीकांत की पुस्तक है आपका पॉलिटी का, उसकी लैंग्वेज बड़ी टफ है ना। तो कभी भी जो है आप पॉलिटी बड़े किताब से अगर पढ़ें तो अपने भाषा में समझने की कोशिश करें। हालांकि मैं हर चीज अपने भाषा में ही समझाता हूं,
किताब की लैंग्वेज पढ़िएगा, एग्जाम में भूल जाइएगा। और जब तक पूरा समझ में नहीं आए उन चीज पर थोड़ा रिसर्च करें, ठीक है भाई। आप बच्चे नहीं हो, है ना, तो इसीलिए अपने भाषा में ज्यादातर चीज को पढ़े ताकि आपको समझ में आए। आपको लिखना नहीं है, आपको जो है टीचर नहीं बनना है, आपको क्या करना है, एग्जाम पास करना है। तो समझ में आएगा तब ना टिक करिएगा जी। इनके अलावा सी में क्या है, जो हर देश की एक विशेषता होती है ना, अखंडता, एकता, संप्रभुता, ये जो है आपका सी में है, 51A के सी में। डी में क्या है, देश रक्षा के लिए तत्पर रहना और जरूरत पड़ने पे, है ना, सेवा देना, अपना सेवा प्रदान करना। अब रेलवे के जॉब में आओगे तो एक कॉलम ये भी रहता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगा तो देश सेवा के लिए बुलाया जाएगा और आपको हाँ कहना होता है, ना कहोगे तो फिर चेक होने लगेगा, क्यों नहीं आओगे भाई। इनके अलावा 51A के डी में देश की रक्षा करना बता दिए। 51 के ई में होता है कि सभी धर्म को जो है बढ़ावा देना, भाईचारा की व्यवस्था स्थापित करना, सेम टू सेम बात। इसके अलावा ये 51 के ए के एफ में है, मिली जुली संरक्षण संस्कृति को विरासत के रूप में संरक्षित करना, संरक्षण प्रदान करना, है ना। इनके अलावा जो पर्यावरण से संबंधित है 51A के जी में है। एच में क्या है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। 51A के आई में है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जे में क्या है ना, जे में क्या है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान देना, प्रेरित करना। इसके अलावा सबसे लास्ट में शिक्षा वाला है, जैसा कि आपने देखा 86वां संविधान संशोधन। ये तो हो गया दादा मौलिक कर्तव्य। मैं भागूंगा नहीं, मैं सब चीज बताऊंगा। जो बच्चे मेरे लास्ट तक टिकते हैं वही जो है झंडा गाड़ के आएंगे, ठीक है। अब मैं फंडामेंटल राइट की बात कर लेता हूं। अभी आपने फंडामेंटल ड्यूटी देखा। देखिए फंडामेंटल राइट को भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया है। इसे जो कैटेगराइज किया गया है, 14 से 18 समानता का अधिकार है ना, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 मानव जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार है आपके पास। मैंने ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स में 19 का सभी आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया है कि किसके तहत जो है आप आबाद रूप से घूमेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, कहीं भी घर बनाएंगे, बाक एवं व्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से जो है आपका सम्मेलन करने का अधिकार है। ये सब मैं 19 के ग्रुप में बता दिया हूं, ठीक है। तो आई होप आप तैयारी किए होंगे। फंडामेंटल राइट को जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया था और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 300A में रखा गया है विधिक अधिकार के रूप में। तो सब ध्यान रखेंगे, है ना। बात करें हम डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी भैया 36 से 51 के बीच में वर्णित है, संविधान के भाग 4 में है। आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा इसमें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और आपका जो है समाजवादी, है ना। तो ये तीनों में बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। यहां से भी क्वेश्चन आता है, जैसे ग्राम पंचायत का गठन गांधीवादी में आ जाएगा, ठीक है भैया। इनके अलावा मुंबई स्थित नवनिर्मित अटल सेतु की टोटल लंबाई कितनी है ना। आज मैं ये बताया ना कि फुल्ली एग्जाम बेस्ड बैठा हूं कि कल जो है आपके एग्जाम में जो छपने के लिए तत्पर है वही बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, अटल सेतु कहां है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया, पीएम किया है, कहां, मुंबई में। कौन किए, पीएम किए। ये इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज है वर्तमान में 21.8 किलोमीटर के साथ। ये कहां पे है, अरब सागर पर स्थित है। अरब सागर कहां गए भैया, अरब सागर पर स्थित है। अरब सागर किस सागर का, महासागर का भाग है भैया, हिंद महासागर का भाग है। किसका भाग है, हिंद महासागर का भाग है। अरब सागर पर स्थित जो भी बंदरगाह होते हैं तो भारत में कौन से तट के बंदरगाह कहलाते हैं, वेस्टर्न, पश्चिमी तट के बंदरगाह कहलाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारत का नक्शा इस प्रकार का है, ठीक है। तो ये वाला अरब सागर का किनारा है, ये वाला बंगाल की खाड़ी का किनारा है और ये वाली आपकी मैदानी भारत है, ठीक है। और ये वाली उत्तर पूर्वी भारत है जहां आपका असम, मेघालय, मिजोरम, है ना, ये सब मिलेंगे। सिक्किम यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ कॉर्नर पे मिलेंगे, ठीक है भैया। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका ये जो ब्रिज है ये कहां से कहां तक जोड़ती है, तो ये सिवड़ी से उरन को जोड़ती है। उरन में अभी रेलवे शुरू हुआ है और उस रेलवे की शुरुआत में मेरी भी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे में जब आप काम करोगे और वर्कलोड अगर अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी अगर बढ़ती है तो आपको टीए पे यानी आपका ट्रेवलिंग अलाउंस पे आपको जो है बुलाया जाता है वर्क करने के लिए। तो मैं भी गया था ये उरन वाले जब रेल की शुरुआत हुई थी, तो ठीक है भाई। ये अभी शुरुआत हुआ है। ये उरन की जो रेल है, बेलापुर सीबीडी एक बिजनेस हब है नवी मुंबई के अंदर, यहां से उरन तक अभी जो है 1-2 महीना हुआ है चालू हुआ है। हालांकि उरन से पहले एक स्टेशन है जिसका नाम खारकोपर है, इससे पहले तक चला था, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तो इसमें कितने लेन वाला पुल है, ये 6 लेन वाला पुल है। और इस पुल के निर्माण में किस देश का सहयोग लगा है, तो जापान का सहयोग लगा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भूपेन हजारिका पुल, इससे पहले बड़ा पुल हुआ करता था, लंबा पुल हुआ करता था
इंडिया में, ये किस जो है आपके राज्य में है? तो ये बेसिकली असम है ना। ढोला सादिया नाम से स्पष्ट है भैया, तो असम। इसकी लंबाई कितनी थी? तो इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। में पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बन नहीं रहा। इस प्रकार से बनेगा क्या? हाँ, इस प्रकार से बनेगा पुल। ठीक है, ये पुल समझ लीजिएगा भैया, मेरी ड्राइंग बहुत कमजोर है। इनके अलावा इसे ढोला सादिया भी कहते हैं। और वर्तमान में जो दूसरी सबसे लंबी पुल हो जाएगी नदी के ऊपर, ये आपका महात्मा गांधी सेतु कहां पे है? ये पटना और हाजीपुर के बीच में जो है आपका, हाजीपुर पटना क्रॉस करवा के हाजीपुर ले जाता है, पटना में है। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजना ये टिहरी बांध परियोजना है, जो आपका भागीरथी। और इसमें अगर एक ऑप्शन भागीरथी प्लस भीलांगना रहे ना, तो ये वाला ज्यादा सुटेबल एसएससी ने इसे आंसर माना है ना। 261 मीटर ऊंची है और ये उत्तराखंड में स्थित है। इनके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना, तो ये आपका हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर स्थित है। महानदी पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट है, गोदावरी और कृष्णा के बाद। आप बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। इनके अलावा एशिया की ताजा पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, लेक बुलर कहां है? जम्मू कश्मीर में है। प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित झील है। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। कहां है? पश्चिम बंगाल में। इसे बांग्लादेश तक ही इसकी फैलाव है। साथ ही साथ यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन कैसे होती है? खारे पानी की वन होती है। कैसी होती है? दलदली वाली वन होती है। कैसी वन होती है? वैसी वन जिसकी अधिकांश जो पेड़ पौधे हैं जल में डूबे हुए रहते हैं, है ना। और ये जो है प्राकृतिक आवास माना जाता है। सुंदरबन डेल्टा में आपको क्या मिलेगा? सुंदरी की वृक्ष मिलेगी। रॉयल बंगाल टाइगर की जो है प्राकृतिक आवास माना जाता है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है? गुजरात के अंदर स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे अधिक ऊंची प्रतिमा जो है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। कहां पे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहां पे है? गुजरात के केवड़िया, अब तो बदला हुआ नाम एकता नगर में है ना। और कितने मीटर की हाइट है? 182 मीटर की। इसके मूर्तिकार कौन थे? राम सुतार थे। देखिए, मैंने 2-4 दिन पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? यूपी पुलिस में छप गया ना, तो जो पूछूंगा थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा देखिए, यूपी पुलिस का एग्जाम के बारे में क्या हुआ ये तो मुझे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, क्योंकि छुट्टी ही नहीं मिलता है कि मैं देश दुनिया की खबर रखूं ये बात सब पर, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूं, बचे हुए टाइम में आपको पढ़ाता हूं और अपनी जॉब करता हूं, घर परिवार देखता हूं भाई, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं अगर कैंसिल ही हो गया, तो मैं दिन में ही बताया था कि ये दुर्भाग्य होगा हमारे देश का, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारे जो सिस्टम का, है ना। और सबसे ज्यादा घाटा इसमें बच्चों की होती है, जिसमें समय अपना गया, उसका जो है जो मोरल होता है वो डाउन हो जाती है, फिर विश्वास उठ जाती है, और इस तरीके से कई सारे बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है, ठीक है। तो इस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। इनके अलावा आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? रचिन रविंद्र को चुना गया है। रचिन रविंद्र, है ना, ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, और बहुत अच्छा खासा फॉर्म में ऑलराउंडर टाइप से खिलाड़ी है, लेकिन रन मारने की जो है एकदम मशीन टाइप से रन मारा है इस विश्व कप में, आपने देखा होगा। और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि गोल्डन बैट भले विराट कोहली को मिल गया, लेकिन अगर 2-3 मैच और रचिन रविंद्र के खाते में होता तो विराट कोहली से आगे निकल सकता था ये रन मारने के, और गोल्डन बैट भी ले जाता। इनके अलावा आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया है, छठी टाइम वर्ल्ड कप के, और यही कप्तानी कर रहे थे। अच्छा, मैं एक बात बताना हूं, ये क्वेश्चन इसलिए ही शामिल किया हूं क्योंकि आपको पता है कि जो आपका आईसीसी के द्वारा, है ना, क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है पुरस्कार भैया सर गारफील्ड अवार्ड। कौन सा? सर गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है, गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। और जो लेडीज आईसीसी के लिए चुना जाता है ना, उन्हें क्या दिया जाता है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड। है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड, भाई नाम है ऐसा, है ना, है हो रिचल फ्लिंट अवार्ड। तो ये कौन चुनी गई है लेडीज में? तो जो पिछले साल भी चुनी गई थी, नेट सीवर ब्रंट, इंग्लैंड के रहने वाली है, तो ये महिला में, और पैट कमिंस पुरुष में, है ना। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपना बिरटू चुना गया है। वर्ल्ड कप में बिरटू ने सबसे अधिक रन बनाया, इसीलिए इन्हें गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया था। बिरटू जो है शतक मारने के मामले में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक मारा है, और दुनिया की तीसरी सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर भी है, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद। इनके अलावा बिरटू ने सचिन के 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है भैया। और कौन से मैच में तोड़ा था? जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि वो कौन सा मैच था, तो वो मैच था भैया, है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ। इनके अलावा भारत के लिए आईसीसी 50-50 वर्ल्ड कप के सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड कप के अंदर कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं। मोहम्मद शमी जो है लेटेस्ट अर्जुन पुरस्कार में एकमात्र क्रिकेटर हैं, एक ब्लाइंड क्रिकेटर जरूर है, लेकिन जो मेन क्रिकेटर है इसमें सिर्फ मोहम्मद शमी ही है। इनके अलावा आईसीसी
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है भैया? सूर्य कुमार यादव। पिछले साल भी सूर्य कुमार यादव ही थे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट रहा है क्रिकेट से जो आपके एग्जाम में आएंगे, 24.75 करोड़ के खिलाड़ी, समझ गए ना कौन है भैया? ये मिशेल स्टार्क है, मिशेल स्टार्क है। मैं कहता हूं इतने में ना कम से कम 5 गांव, कम से कम 5 पूरे गांव की जो है रेजुविनेशन के साथ साथ कायाकल्प हो जाता अगर इतना पैसा कोई दे देते। लेकिन ऐसा दानी कहाँ है दुनिया में मेरे भाई, है ना? तो ये लगभग 25 करोड़ 24-75 करोड़ मिशेल स्टार्क को मिला है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे खरीदा है। ध्यान रखिएगा, आईपीएल 2024 के सबसे महंगा खिलाड़ी। इनके अलावा आईसीसी T20 बता दिए, T20 महिला में कौन बना है? हेली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज की है। आईसीसी स्पिरिट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 जिम्बाब्वे देश को दिया गया है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। इमर्जिंग में आपने सचिन रविंद्र को देख ही लिया था। महबूब नदीम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, महबूबा तो भैया ये जो महबूब नदीम है ये तबला बजाते हैं, गीत नहीं गाते हैं, ठीक है? तो तबला से संबंधित है। तबला के अन्य प्रमुख कलाकारों में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, लतीफ खान, है ना, किशन महाराज, है ना, किशन और कृष्ण अर्थ तो सेम ही है लेकिन लिखने में थोड़ा, किशन महाराज, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे, ये सभी के सभी तबला के प्लेयर हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए, जाकिर हुसैन साहब को पिछले साल के लिए 2023 के लिए पद्म विभूषण दिया गया था मुलायम सिंह यादव के साथ में, ठीक है? और इस बार 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड जो है आपका 5 तो शक्ति वाला जो है आपका उस प्ले के लिए दिया गया है ना, है ना? 5 कैरेक्टर को, जिसमें शंकर महादेवन, आपका जाकिर हुसैन साहब और 3 अन्य है। और उसके साथ साथ जो है आपका जो पन्नालाल घोष के आपका रिलेटिव है, मेरे ख्याल में पुत्री है, राकेश चौरसिया जी, उनको भी मिला है ग्रैमी अवार्ड। तो आज दिन में जो एक वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि कुल कीर्ति भारतीय को दिया गया, तो वहां पे सिर्फ फला एल्बम के लिए लिखना पड़ेगा कि 5 को दिया गया। इसके अलावा जो है इनको भी दिया गया है, किसको? ये भैया राकेश चौरसिया को। तो वहां पे मैं पीडीएफ में करेक्ट करूंगा और पिन भी कर दिया हूं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। 5 तो मिला है एक प्ले के लिए और अलग से मिला है आपको, किनको? राकेश चौरसिया को भी दिया गया है। ये बांसुरी प्ले करते हैं, ठीक है भाई? इनके अलावा सितार के अन्य प्लेयर में आएंगे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, है ना? हालांकि ये क्वेश्चन जो है ग्रैमी वाला तुरंत नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछेगा ना कल तो एनिशिएंट फॉर्म में पूछेगा, जितना मैं आपको डोज दे चुका हूं उससे बाहर नहीं आता ना आएगा, है ना? विलायत खां, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख, ये सब क्या है? सितार के प्लेयर हैं। और सितार के जो लेटेस्ट इनाम जीते हुए प्लेयर हैं उनके बारे में मैं प्रैक्टिस सेट में कई बार करवा चुका हूं, ठीक है? बांसुरी के प्रमुख वादक में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमनी, राकेश चौरसिया को टॉप पे रखेंगे अगर आपको 5-7 दिन के बाद एग्जाम है तो। इनके अलावा सरोद के प्रमुख वादकों में, है ना, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये तीनों खान साहब जो है ना, सरोद के वादक हैं। रुद्र बीना में सादिक अली खान, असद अली खान, ये भी रुद्र बीना के जो है प्लेयर है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना, 2024 में महाराष्ट्र को कुल कितने स्वर्ण मिले? तो महाराष्ट्र को जो गोल्ड मिला था 57 मिला था। कितना मिला था? 57 गोल्ड मिला है 2024 में, ठीक है मेरे भाई? खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण हुआ 2024 में। कहां पे हुआ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कितने शहर में हुआ? तो 4 में। कौन सा? चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल देखने को मिले, जैसा कि मेरी काली बात है, तो हो सकता है भाई कि इनमें से कौन से शहर में जो है ये खेल नहीं कराया गया, एक अल्टर खेल शहर दे देगा। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में स्क्वैश सहित 26 खेल को शामिल किया गया था। अब ऐसे लिखने की क्या जरूरत है सर, सीधे लिख देते 26 खेल। तो भाई स्क्वैश को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। स्क्वैश कुछ मतलब ओरिजिनल क्या बोलते हैं उसके, स्पेशल है ना? क्यों? क्योंकि इसे पहली बार जो है इस इवेंट में शामिल किया गया था, इसीलिए स्पेशल है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 स्क्वैश को पहली बार मेडल इवेंट में शामिल किया गया था। स्क्वैश को पहली बार मेडल इवेंट में शामिल किया गया था। तमिलनाडु के घरेलू मार्शल आर्ट शिवलंब को प्रदर्शनी के तौर पे रखा गया था, मेडल इवेंट में शामिल नहीं किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र का चौथा विजय है, ये चौथा ट्रॉफी है महाराष्ट्र का, और 2 ट्रॉफी जो बच गया वो दोनों हरियाणा ले गए। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए 4 बार महाराष्ट्र और 2 बार हरियाणा, मात्र 6 बार खेल हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में उड़ीसा के भुवनेश्वर से हुआ था। प्रथम इवेंट के विजेता आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था, और 2023 में यह गेम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ के सरकार वाली स्थान यूपी में हुआ था और वहीं पे विजेता फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 ये आपका जो है ये खेलो इंडिया टॉपिक से ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो पैरा और एक तो पहला एडिशन, तो आप समझ रहे हैं ना, है ना, एक तो दही और ऊपर से मीठा, तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो प्रथम एडिशन था। आयोजन कहां हुआ? दिसंबर 2023 दिल्ली में कराया गया और इस खेल में विभिन्न 7 प्रतियोगिता को भाग रखा गया। कितने खेल शामिल थे दादा? तो 7 खेल शामिल थे, बताइएगा। 7 खेल का आयोजन था, है ना। विजेता कौन रहा? हरियाणा। हरियाणा को कितने पदक मिले? 105 पदक मिले थे इस इवेंट में। इसके अलावा 2024 के खेलो इंडिया इवेंट का आपके पास लिस्ट है ना, कि कौन पहला कौन दूसरा में रहा। तो महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे 57 गोल्ड, 48 रजत और 53 कांस्य के साथ टोटल 158 पदक। इसका टोटल भी ध्यान रखना भाई। इनके अलावा तमिलनाडु को सेकंड स्थान मिला था, 91 पदक मिला था। अब क्वेश्चन देखिए ज्ञानर का दिमाग कैसे सोचता है। आपसे कल होकर क्वेश्चन पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने ऐसे राज्य हैं जो पदक के सैकड़ा को पार किया, है ना। तो आपको जानने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तब ना टिक कीजिएगा। तो एक ना सैकड़ा को पार किया है, दूसरा तो हाँ 2 किया है, 1 और है भैया, है ना। तो 2 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर पे कहा है, तो गोल्ड की क्वांटिटी कम होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसकी गोल्ड 35 है, इसके 38 गोल्ड है, इसीलिए ये 2 नंबर पे है, कम पदक रहते हुए भी। ठीक है मेरे भाई, है ना। इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम का इवेंट का आयोजन है, तो पहला 2018 दिल्ली में हुआ था स्कूल गेम के नाम से। 2019 में महाराष्ट्र पूना में हुआ। 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ। 21 वाला पंचकुला हरियाणा में हुआ, 22 में कराया गया था हालांकि, और 22 वाला 23 में कराया गया था मध्य प्रदेश में, और 23 वाला 24 में कराए गए हैं। कहाँ पे? छठा एडिशन तमिलनाडु में। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा त्योहारों का त्योहार किस त्योहार को कहा जाता है? इसका दिन चल रहा था इसलिए मैं बता दिया हूं। त्योहारों का त्योहार जो है ये हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। हॉर्नबिल को पहली बार 2000 में मनाया जाने लगा। क्यों मनाया जाने वाला लगा पता है? कि कोई सपना आया कि मनाओ, ऐसा नहीं है। देखिए तमिलनाडु का जो नव वर्ष है ना, ये 1 दिसंबर है। कब है भैया? है ना, नव वर्ष नहीं भैया, तमिलनाडु का जो स्थापना बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे वाला, तो 1 दिसंबर को आता है। तो 1 से 10 दिसंबर तक ना 2000 ईस्वी में हॉर्नबिल नामक एक त्योहार मनाया जाने लगा और ये परंपरा चल पड़ी। अब ये इतने भास्ट पैमाने पे होता है कि इसके त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा ये जो हॉर्नबिल है ये क्या है? तो ये हॉर्नबिल तमिलनाडु की नागालैंड की राजकीय पक्षी है, जिसे हम धनेश के नाम से जानते हैं। और अभी रिसेंटली इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल को केरल राज्य ने अपना राजकीय पक्षी बना लिया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी गंगा डॉल्फिन को यूपी सरकार ने अपना जलीय पक्षी बना लिया है, जलीय जीव बना लिया है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये सब भी एग्जाम में चुपके से आके छपेगा और आपको पता नहीं चलेगा कैसे आया रे तू, किधर से आया? मैं पीछे से आया था। इनके अलावा हॉर्नबिल त्योहार में मूल रूप से नागा जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने संस्कृति कल्चर को परफॉर्म करते हैं। इनके अलावा नागालैंड में मनाए जाने वाली अन्य त्योहार में सेक्रेनी फेस्टिवल काफी जो है फेमस है। ये सेक्रेनी फेस्टिवल को मिनी हॉर्नबिल कहा जाता है। कल होके पूछे तो जवाब दे के आना है। इस फेस्टिवल में अंगामी जनजाति के लोग भाग लेते हैं। ठीक है भैया, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। यह त्योहार प्रतिवर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है। कौन सी त्योहार? हॉर्नबिल नहीं, वो तो दिसंबर में हो रहा था, और ये हो रहा है सेक्रेनी कौन से भैया? फरवरी में, है ना। इसमें गायन वगैरह किया जाता है भाई। इनके अलावा बतुकम्मा, अब हम तेलंगाना आ गए हैं। बतुकम्मा तो इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। एगो त्योहार का नाम है फुलदेई। फुलदेई त्योहार नाम से लग रहा है इसे फूलों का त्योहार कहा जाएगा, लेकिन नहीं कहा जाता है ना, और ये उत्तराखंड की होती है। ठीक है, लेकिन बतुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। इसमें फूलों से ना देवी गौरी की प्रतिमा बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, इस प्रकार से, है ना। तो इसे कहा जाता है भाई बतुकम्मा। ठीक है, इनके अलावा कौन सी देवी की देवता की पूजा हुई? गौरी के, समझ गए। पोंगल का मतलब उबालने से होता है। तमिलनाडु में प्रमुख त्योहार है पोंगल। मकर संक्रांति के समय मनाते हैं, 4 दिनों तक चलता है। सूर्य और गाय की पूजा होती है। जलीकट्टू का त्योहार खेल आयोजन जो है इसी त्योहार के अंदर किया जाता है। और मैंने आपको 4 दिन पोंगल का नाम बता दिया हूं। कट्टी पोंगल, है ना, भोगी पोंगल, मुट्टू पोंगल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा बिहू तो एग्जामिनर के पता नहीं रग रग में बस गया, वो तो पूछते हैं तो बताने की क्या जरूरत, मैंने बता दिया। 3 बिहू होती है साल में। एक रंगोली बिहू होती है जो होली के बाद होती है, बोहाग बिहू होती है ना। ये इसके अलावा
मकर संक्रांति के समय गुजरात में कौन सी फेस्टिवल? उत्तरायण। उत्तरायण गुजरात में ही पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो आपका मरु महोत्सव है ये आपका कहाँ पे होता है भाई, है ना, राजस्थान में होता है, ध्यान रखिएगा। और जो ऊंट मेला है और ऊंट महोत्सव है ये दोनों अलग अलग मैं बताया था। एक इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव है जो बीकानेर में होगा, और एक ऊंट मेला है जो पुष्कर में होगी, और एक पुष्कर महोत्सव है जो जम्मू कश्मीर में होगी। ये सब ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूजन बिल्कुल न करो। इसके अलावा मकर संक्रांति के त्योहार को हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहा जाता है ना, माघ साजी। यहाँ पे कुल्लू दशहरा भी होती है। इनके अलावा मणिपुर में मनाए जाने वाले सभी सबसे बड़े त्योहारों में आपका होता है याओसांग त्योहार, है ना। नाम नहीं लिख पाए हो कोई बात नहीं, है ना, यहाँ लिखते हो। नायोसांग जो है ये सबसे बड़ी त्योहार है मणिपुर की। ये मेतई जनजाति के द्वारा पार्टिसिपेट की जाती है इस त्योहार में, और ये मणिपुर में होली के जैसा 5 दिनों तक मनाया जाता है ना। गोवा में होली के जैसा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आप लोगों से आंसर डिमांड करता हूं, है ना। इनके अलावा इसी त्योहार में जो मणिपुर में याओसांग होता है, इसमें एक थवल चोंगबा नृत्य होती है जो सीजीएल 2023 में ही पूछा, एमटीएस 2023 में ही पूछा, जीडी 2023 में ही पूछा, है ना। तो इसकी इंपोर्टेंसी कुछ अलग लेवल की है, स्वाग है इसका अपना, तो ये भी आ सकता है। इसके अलावा मणिपुर की मार्शल आर्ट फॉर्म आप जानते हैं थांगटा। मैंने इंडिया के हर एक कोने का मार्शल आर्ट फॉर्म आपको बता दिया है। जिम्मेवारी याद रखना, पीडीएफ से पढ़िए, जैसे पढ़िए आपके हाथ में है प्रभु, है ना। और कल से एनालिसिस में मिलेंगे, एक एक बच्चा को जुड़ना है एनालिसिस में, और एक बार दिखा देना है कि टुडे एग्जाम, है ना, कुछ ना कुछ रखता है आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं भाई, है ना, ऐसे हवा में नहीं है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्योहार थाई पूसम, इसमें भगवान मरुगन की पूजा होती है, ये भी ध्यान रखना है, सुई चुभोने वाला। सिक्किम में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहार लोसांग, ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। लद्दाख में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हेमिस, स्पुतनिक, गुस्तर और लोसर, ये ध्यान रखेंगे। लोसर और भी अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 1974, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किस देश में आया था? तो उस समय सोवियत संघ था, लेकिन आजकल रूस है, तो हम रूस यहाँ पे लिख दिए हैं, रूस में आया था, ठीक है मेरे भाई। और लाने का श्रेय किसे है? स्टालिन का, है ना, स्टालिन। अपने इंडिया में भी स्टालिन है ना, सीएम है ना, और ये स्टालिन कहाँ? रूस में थे, है ना। तो ये पंचवर्षीय योजना लाए थे। इनके अलावा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 में हुआ था, और ये हेराल्ड डोमार के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 6-5-11 यानी 1956 से 1961, है ना। इनके अलावा जो सेकेंड वाला था ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 61 से 66 सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, अरे 3 साल खा गए, अरे नहीं भाई, 3 साल जो है योजना अवकाश चला था, हम क्यों खाएंगे, है ना। तो 1969 से 1974 ये कौन से मॉडल पे था? रुद्र एलन मॉडल पे। तो ये जो है कम से कम 4 जरूर ध्यान रखिएगा। बाद बाकी गरीबी उन्मूलन पे पूर्ण रूप से फोकस 5वीं में किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में उतार चढ़ाव है, इसीलिए आज तक इस भी नहीं पूछा इसका, क्योंकि आप जानते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कांग्रेस हट के पहली बार केंद्र में जनता पार्टी का सरकार बना था, और मोरारजी देसाई साहब जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो आप जानते हैं कि जब दो कट्टर या विपक्षी पार्टी या कोई भी पार्टी जब अपनी अपनी नई सत्ता संभालते हैं, तो जो पुराने वाले के चलन में आ रहे होते हैं चीजों को, उनको हटाते हैं, नया करते हैं, है ना, ताकि उनका नाम हो। ये आदिकाल से चलता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। तो उस समय भी क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये ना, है ना, स्टॉप करके नए सिरे से स्टार्ट कर दिया। तो 1 साल 1.5 साल आप देखेंगे उस अवधि में बढ़ जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा 1966 से 1969 के समय को हम योजना अवकाश कहते हैं। इसमें जो है 1-1 वर्ष के लिए प्लान तैयार किया गया, न कि 5 वर्ष के लिए। इनके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना वाली निकाय योजना आयोग 1950 में स्थापित हुए थे, और 2015 में, है ना, बंद नहीं, समाप्त हो गए, ठीक है भाई। बंद नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इस पे कोई आपत्ति नहीं आई थी। इसके जगह पे हमने, है ना, रिप्लेस किया है, नीति आयोग को लाया है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या है? अब हम 4-5 पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 स्टार्ट हुआ। भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर है, और दामोदर घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पर है, ये दोनों परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना जो महानदी पर है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो यूं नहीं कहा जाता है कि कृषि पर विशेष बल दिया गया है ना, यूं नहीं कहा जाता है। ये जब सिंचाई की जो फैसिलिटी वगैरह है यहां से आया था मेरे भाई, इसीलिए कृषि
इसी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया गया हम कहते हैं। इनके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है इसमें हमने भारी उद्योग को यूं नहीं कहा जाता है, कैसे कहा जाता है तो राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां हमने राउरकेला लगाए थे कहां पे, उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और भिलाई उस समय एमपी में, अब छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये लगाए थे हमने, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ के नाम से बेलाडीला लोहा का उत्खनन केंद्र है, ध्यान रखिएगा। ये जो है पूछते हैं कि कहां पर है बेलाडीला, और आपको बादाम पहाड़ी ये उड़ीसा में और कद्रमुख कर्नाटक में, मलाजखंड तांबा वाला कहां पे, मध्य प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम में धुरंधर के जैसे देखे हो भाई, कोई हेजिटेशन ना रहे कोई भी क्वेश्चन में। मेरे से जितना बन पड़ता है उतना हेल्प करता हूं। आप लोग एक लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हैं कि कभी कभी तो विश्वास ही उठ जाता है, लेकिन मैं उठने नहीं दूंगा, है ना। इनके अलावा जो है जर्मनी किसके, जो राउरकेला है जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई जो है रसिया के सहयोग से लगाया गया था। अच्छा, जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है इसी में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लगाया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भैया रेल का कोच का निर्माण करते हैं इसी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है जो आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो भारत में अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंडिया की ट्रेन 18 है ना, जो इंडिया में सबसे फास्ट ट्रेन है ना, इसकी निर्माण का अब जो जिम्मेवारी है किसे दे दिया गया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को दे दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कूदते आ जाएगा। और पहला वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में बनारस से दिल्ली के बीच चलाया गया था। इनके अलावा थर्ड पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, एफसीआई, आप लोग एफसीआई की तैयारी करते हैं, 1965 में हुआ था, एसएससी इसकी एग्जाम करवाते हैं, है ना, मतलब कर्मचारी को चयन करता है, एग्जाम तो कोई और करवाता है। इसी योजना के दौरान भारत चीन युद्ध और भारत पाकू युद्ध भी हुआ था 65 में, और एक भारत पाकू युद्ध 1971 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो 2 बार पाकू युद्ध हुआ पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक वो जो है थर्ड वाले में, वो चतुर्थ वाले में। इनके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 में प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि 1980 में भी राष्ट्रीयकरण हुआ, वहां पे मात्र 6 बैंकों का हुआ था। इनके अलावा 1974 में परमाणु जो नाभिकीय परीक्षण किए हम पहली बार, ये 1974 में हुआ, जिसका नाम हम दिए थे स्माइलिंग बुद्धा। आपने लाफिंग बुद्धा का जो है बड़े बड़े दुकान में इमेज देखे होंगे, है ना। ये कहा जाता है कि गुड लक होता है, अब तो वही जाने, हमारे पास तो नहीं है ना। इसरो की स्थापना ये भी आपका 1969 में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत ये भी 69 में हुआ था। मानव चांद पे गया था, ये भी 69 में हुआ था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत ये सब जो है उसी बल्क में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितनी है, तो देश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जो है ये आपका 8.6% है एसटी कैंडिडेट 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में निवास करती है, और मध्य प्रदेश में लगभग 1.53 करोड़ जो है जनसंख्या निवास करती है, जो एसटी कैंडिडेट हैं, मतलब एसटी कैडर से आते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में एसटी की बात करेंगे तो सबसे अधिक दादर नगर हवेली, और परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो लक्षद्वीप में निवास करती है। तो आई होप आपको समझ में आया, किसी भी एंगल से कहीं से पूछे आपको जवाब दे के आना है ना, फोड़ के आना है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है 4.14 करोड़। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली में है, परसेंटेज के हिसाब से चंडीगढ़ में है। इनके अलावा 2011 में 10 करोड़ के पार मात्र 3 राज्य था, कौन कौन, उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। यहां से करीब 2 करोड़ बार जो है क्वेश्चन बन चुका है, कैसा कि भारत में, है ना, उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े आपको पॉकेट में होना चाहिए। दशकीय वृद्धि, है ना, डेकेडिकल ग्रोथ 17.64%, जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात सेक्स रेशियो 943, साक्षरता दर लिटरेसी रेट 74.04%, मेल लिटरेसी रेट 8214, फीमेल लिटरेसी रेट 6546, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय, सबसे न्यूनतम वृद्धि दर दशकीय वाला नागालैंड का 0.6%, माइनस में रहा था नागालैंड का बेचारे का। इसके अलावा सर्वाधिक जो आपका दर रहा था केंद्र शासित प्रदेश में, ये दादर नगर हवेली में, और न्यूनतम रहा था लक्षद्वीप में। ये सब ध्यान रखेंगे आंकड़े। इनके अलावा जनगणना पे और टॉपिक वाइज वीडियो जरूर देख लेना, जिनके पास टाइम है टॉपिक वाइज वीडियो जरूर देख के जाना। 20 के करीब वीडियो है छोटे छोटे, जो आपके 20 टॉपिक को क्लियर करके देगा, और उससे बाहर शायद एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। आज तक तो नहीं आया है, अब आगे आ जाए। हाँ, एक दिन एक क्वेश्चन आ गया था बाहर जो मैं नहीं बताया था, है ना, वो फसल वाला क्वेश्चन था, और उसके बाद मैं फसल पे एक वीडियो ही बना दिया था फसल वाले त्योहार का, है ना, जो अलग से पढ़ा होगा देख लीजिएगा। इसके अलावा
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है घनत्व में, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम अधिक लिंगानुपात यूटी में पुदुचेरी का है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल का है, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का है ना। ये सब ध्यान रखेंगे, है ना भैया। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेजरी बिल की एक अवधि नहीं है? अब बताइए कितने दिन बताए हैं, है ना। तो 45 वाला दिन जो है ट्रेजरी बिल की कोई अवधि नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बाद बाकी 91 दुना 182 दुना 364 ट्रेजरी बिल की अवधि होती है। ट्रेजरी बिल क्या होता है? तो ट्रेजरी बिल क्या होता है कि केंद्र सरकार अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए ट्रेजरी बिल का उपयोग करते हैं, ट्रेजरी बिल का उपयोग करते हैं। ठीक है भैया, ट्रेजरी बिल का उपयोग क्या करते हैं? अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए ये बिल देते हैं और उनको जो है ऋण मिल जाता है। और ये सिर्फ कौन जारी करता है ट्रेजरी बिल? तो ये सिर्फ केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार नहीं कर सकता, कोई भी राज्य सरकार। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इसे टी बिल भी कहते हैं, और 3 प्रकार की अवधि से ही क्वेश्चन आता है इसमें मैक्सिमम। ट्रेजरी बिल के जैसा ही कंपनियों के द्वारा, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, लिमिटेड कंपनी, उनके द्वारा भी अपने घाटा से उबरने के लिए या फिर ऋण वगैरह प्राप्त करने के लिए एक बिल जारी किया जाता है, उसका नाम है कमर्शियल पेपर। ठीक है, और ये जो केंद्र सरकार है वो ट्रेजरी बिल। इनके अलावा वाणिज्यिक पत्र कहते हैं इसको हिंदी में। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति के 4 जो माप है, पैमाना है, उसमें माप के 4 पैमाने हैं, M1 M2 M3 M4। यहां से काफी क्वेश्चन पास्ट में देखे गए, आपको ध्यान रखना है ना। आपको मैं यहाँ पे जो लिख के रखा हूं ना M1 M2 M3 4, ये तरलता है। सबसे अधिक जो है बाजार में क्या है? M1 है, इसके थोड़ा कम M2, इससे थोड़ा कम M3, और सबसे कम M4 मुद्रा है। अब M1 M2 M3 M4 क्या होता है? आपके सामने प्रेजेंट हो गया है जिन, है ना। पढ़िए। M1 क्या होता है कि जनता के पास करेंसी, आपके पास जो पड़े हैं पता है बहुत है ना। इसके अलावा नोट व सिक्के, इसके अलावा बैंकों की मांग जमा, है ना, जमा बचत खाता प्लस चालू खाता दोनों मिला के, और आरबीआई के जो अन्य जमा होता है, ये तीनों को मिला के हम M1 कहते हैं। अब ये जो M1 आप समझ लिए, उसमें अगर आप डाकघर के पास की मांग जमाएं जोड़ देंगे, बचत प्लस बचत योजनाएं वाली, है ना, तो हो जाएगा M2। और M1 जो आप पहले जाने, उसमें अगर आप बैंक की सावधि जमाएं, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली, है ना, जो नियत जमा प्लस आवर्ती जमा प्लस नियत जमा प्लस सावधि, मतलब होता है कि पूर्ण अवधि के लिए, है ना। तो अगर जोड़ देंगे तो M3 निकलेगा इस प्रकार से। अगर सकल जमाएं जोड़ देंगे M3 में तो फिर आपका निकलेगा M4। तो ये जैसे याद होता है वैसे आप जरूर याद रखें। एक दो कम से कम आपसे हमेशा M2 डिमांड करता है कि M2 में M1 में डाकघर की आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है कि क्या जोड़ें कि M2 प्राप्त हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या डाकघर के पास मांग जमाएं जोड़ना होता है। यही क्वेश्चन आज तक ज्यादा आपको पूछा गया है। प्राचीन शांति निकेतन आधुनिक विश्व भारती विश्वविद्यालय कब बना? तो ये बना था भैया 1921 में। आप जानते हैं कि शांति निकेतन आधुनिक स्वरूप में 1901 में आया था। रविंद्रनाथ टैगोर इनके वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नींव जो है इन्होंने ही रखा था। नींव इनके पिता स्वर्गीय देवेंद्रनाथ टैगोर साहब जो है 1862-63 में एक आश्रम के रूप में किया था। पहले क्या आश्रम हुआ करता था, गुरुकुल टाइप से, है ना। तो बाद में ये बना शांति निकेतन, और फिर बाद में बना विश्व भारती, और फिर बाद में क्या हुआ, यूनेस्को में जाके ऐड हो गए। तो अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। एक तो पॉपुलर वैसे ही यूनेस्को में अगर कोई चीज चला जाए तो विश्व स्तर पे पॉपुलर, है ना। इनके अलावा शांति निकेतन को वर्ष 2023 में 41वें धरोहर, ये क्रम भी याद रखना बहुत जरूरी है। मुझे याद है मैं नए पढ़ाने आया था यूट्यूब पे, और तब पूछा गया था कि धौलावीरा का, है ना, कौन सा क्रमांक है यूनेस्को में ऐड होने का। और वो एग्जाम मेरे ख्याल में HCM का था, 2022 के शुरुआती पिक था, यानी जनवरी फरवरी था। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है आपका 41वां बना है, और 42वां आपका कौन सा बना है, 42वां तो आपका जो मंदिर है होयसल के मंदिर समूह, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 किए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्हें क्या कहा जाता है, महामाना कहा जाता है भाई, महामाना, है ना। और ये जो BHU है, ये मेन रूप से पहले क्या था, तो हिंदू कॉलेज था। उन्हें कौन बसाया था, एनी बेसेंट ने बसाया था। और ये क्वेश्चन भी मैंने पहले बताया था और यूपी पुलिस में छपा भी था। इनके अलावा फर्ग्यूसन कॉलेज के, मैंने ये नहीं छपा था कि BHU का स्थापना कौन किया, पूछा था कि किसके सहयोग से, तो एनी बेसेंट सटीक आंसर होगा, है ना। इनके अलावा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। उसी साल जो है पंजाबी की स्थापना होती है, कांग्रेस की, है ना, 1885 में। डफरिन उस समय जो है वो होगा, क्या होगा भैया, गवर्नर होगा, सॉरी वायसराय हो गया ना, 1857 के बाद तो वायसराय हो गए, तो वायसराय हो गया कौन, डफरिन, है ना। इसके अलावा उनके संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक, श्री बामन राम आप्टे, विष्णु शास्त्री चिपनुकल, गोपाल गणेश इत्यादि जो है शामिल थे, और ये पुणे में स्थित है। ठीक है भाई, ये संस्थापक में शामिल रहते। मेन लीड नहीं करेंगे क्योंकि अब नाम से स्पष्ट है कि अंग्रेज का नाम है तो अंग्रेजी लीड करेगा, लेकिन पूछता है कि उस समय संस्थापकों में कौन शामिल थे, तो आज तक ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक आया है। आने वाले समय
समय में अगर राम चिपलूकर आ जाए, विष्णु शास्त्री आ जाए तो भी आंसर करके आना है ना। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। जेएनयू काफी चर्चे में रहता है, जेएनयू है ना, तो ये जेएनयू की यूनिवर्सिटी की स्थापना 1969 में किया गया था। इनके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में किया गया था। महाराष्ट्र में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने किया था और ये इंडिया का फर्स्ट लेडी टीचर कहा जाता है। 1916 में महर्षि कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय खोला गया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में ही है ना। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पे कुल कितने महिलाओं को पद्म अवार्ड दिया गया? तो 30 महिलाओं को दिया गया। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 75वें गणतंत्र दिवस पे 132 पद्म अवार्ड में 17 पद्म भूषण, 5 विभूषण और 110 पद्मश्री दिए गए। 5 पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक बिहार के, वेंकैया नायडू भूतपूर्व हमारे उपराष्ट्रपति साहब, चिरंजीवी धुआंधार एक्टर साउथ के, पद्मा सुब्रमण्यम फेमस भरतनाट्यम के कैरेक्टर और बैजंती माला फेमस भरतनाट्यम के कैरेक्टर के साथ साथ पूर्व अभिनेत्री। इनके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस पे कुल कितने झांकियां आए? तो 16 + 9 25 झांकियां आए, 16 राज्यों की और 9 मिनिस्ट्रियल। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? उड़ीसा राज्य का, और मिनिस्ट्रियल में संस्कृति मंत्रालय को। पद्मश्री पाने वाली पार्वती बरुआ का संबंध जो किस राज्य से है? असम से है। ये क्या है? महावत है। महावत मतलब हाथी वाला, है ना, तो इन्हें मिला है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जावेद अख्तर साहब है जादूनामा के लेखक, ठीक है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी के पुस्तक है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल लॉरिएट है इंडिया का, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की नवीन सीरीज की पुस्तक है ना, सलमान रश्दी की विक्ट्री सिटी, ध्यान रखेंगे। द सैटनिक वर्सेज भी इनका है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन भी इन्हीं का है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनके अलावा वेस्टर्न लेन, ये मैं 2 दिन और पढ़ा चुका हूं इस किताब को, और आज भी जो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाया था वहां भी ये किताब पढ़ाया था क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। वेस्टर्न लेन ये चेतना मारू की पुस्तक है क्योंकि ये बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट होने वाली पुरस्कार है, हालांकि इन्हें नहीं मिला। जो बुकर पुरस्कार 2023 मिला है ये प्रोफेट सॉन्ग को मिला है, और इनके राइटर कौन है? पॉल लिंच है ना, पॉल LYNCH। इन लोगों का लिंच LIN नहीं होता है, इन लोगों का LY होता है, तो इनसे भी मैं परेशान हूं, है ना। तो पॉल लिंच को दिया गया है, ठीक है भाई, आयरिश है। इनके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबर स्वयं है। बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं। अच्छा, हे भगवान, ये तो यहाँ पे आग लग जाता, ठीक है। यहाँ पे अबुल फजल कर लेना, है ना, अबुल फजल कर लेना। कौन सा? अकबरनामा के लेखक हो जाता है भाई, मैं इंसान हूँ। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, करेक्ट करके दूंगा। बाबरनामा के लेखक बाबर, जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा अगर आप लोगों में से कोई वृंदावन की तरफ से हो तो कैसे क्या आया जाता है जरा बताना भाई, और कैसे क्या होता है वहाँ पे घूमने के लिए, कहाँ ठहरते हैं लोग, क्योंकि मुझे 2-3 दिन के लिए रहना है, अपने सब फैमिली के साथ जाने वाला हूँ, तो थोड़ा बताइएगा अगर कोई हो तो, है ना। इनके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक के लेखक YS राजन है। इनके अलावा 4 स्टार डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक MM नरवणे हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया साहब को चुना गया है। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे 2015 के अंदर, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है मतलब प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ दिनों के लिए कुलाधिपति भी थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ कुलाधिपति थे, ठीक है। इनके अलावा 16वें वित्त आयोग ये संवैधानिक निकाय होती है वित्त आयोग, पहली क्वेश्चन तो ये। इनके अलावा इसकी अवधि कब से स्टार्ट हो रही है? तो अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी, और अभी से बनने की तैयार है। 31 तक होगा, 26 से 31 5 साल के होते हैं। ये 15वें वित्त आयोग। अच्छा, यहाँ पे ये बताने की कोशिश मैं किया हूँ क्योंकि वित्त आयोग जो है 5 सदस्यीय निकाय होती है, तो 4 गो अन्य सदस्य होगा और 1 गो अध्यक्ष होगा। तो 1 गो अध्यक्ष तो आप समझ लिए कि भैया कौन है, अरविंद पनगड़िया है। तो और भी सदस्य कौन है? तो जो 15वें वित्त आयोग में पूर्वकालिक सदस्य थे ना, उनको एज इट इज फिर से 16वें में जगह दिया गया। इनका नाम है अजय नारायण झा। तो हो सकता है कल इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे कि कौन से पूर्वकालिक सदस्य जो 15वें वित्त आयोग में रहे 16वें वित्त आयोग के भी सदस्य होंगे या है? तो अजय नारायण झा। वित्त आयोग के पास्ट में जुड़े रहे एनी जॉर्ज मैथ्यू को जगह दिया गया है, निरंजन साहब को जगह दिया गया है। ये तीनों जो है पूर्णकालिक है, मतलब हम सदा के लिए दिया गया जगह, लेकिन एक अंशकालिक समय के लिए दिया गया। इनका नाम है सौम्या कांति घोष, और ये स्टेट बैंक में मुख्य आर्थिक सलाहकार
सलाहकार थे, इनको भी वित्त आयोग 16वें वाले में जगह दिया गया है। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं और ये केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स का बंटवारा होता है उनके लिए सिफारिश करता है। ठीक है मेरे भाई, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं और इनका आर्टिकल 280 नहीं है, हाँ इसका आर्टिकल 243 आई है, ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा जाता है। ठीक है, इनके अलावा भारतीय संविधान के 12वें जो भाग है, भाग जो 12 है ना, उसमें आपका नगर नियोजन भी है और भाग 12 जो है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण से संबंधित प्रावधान करी गई है। इसके अलावा केंद्र और राज्य संबंध का जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के भाग 11 में भी किया गया है। तो सर आप दो तरीके की बात क्यों बोल रहे हो, एक तो आप भाग 12 बोल रहे हो जहां पे टैक्स का जो है बात करी गई है ना, और एक आप भाग 11 बोल रहे हो जहां पे केंद्र राज्य संबंध की बात करें, तो संबंध तो 12 में भी स्थापित हो रहा है, 11 में भी स्थापित। तो हम क्या करें, हम सर फोड़ लें? अरे भाई सर नहीं फोड़ना है। देखिए जो 12 भाग है ये वित्तीय रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, ये वित्तीय रिलेशन स्थापित करता है और ये जो 11 है ये विधायी संबंध जो है वित्तीय से हट के यानी गैर वित्तीय संबंध स्थापित करता है। तो दोनों हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर वित्तीय लिख दे तो 12 में चर्च है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में करों का जो वितरण है ना स्पेशली 12 में है, लेकिन 11 में विधायी संबंध को दर्शाया गया है। वैसे तो 7 होता है अनुसूची। इनके अलावा भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। केसी नियोगी जो है इनके अध्यक्ष थे। किसी भी देश के सरकार में या अर्थव्यवस्था को संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कदम उठाई जानी चाहिए? तो देखिए जो कदम है आयात को कम कर देना, हाँ सबसे अच्छा यही आयात को कम कर देना। आयात को अगर आप कम करते हैं तो भुगतान संतुलन ठीक होगा। भाई हम ज्यादा चीज नहीं खरीदेंगे तो कर्जा अपने आप कम हो जाएगा। अब कर्जो है, हम घीओ पी रहे हैं तो दिक्कत ना होगा भाई। इसी प्रकार से तो ये सिंपल सी क्वेश्चन मैंने ऑप्शन रखा है ताकि आप समझ जाओ। भुगतान संतुलन की घाटे सुधार हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय की अपनाई जाती है। आयात नियंत्रण यानी कम करना, खरीदना सामान, निर्यात को प्रोत्साहन, अपना सामान ज्यादा बेचना, विदेशी मुद्रा पे अंकुश लगाना, हर चीज में विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करना, है ना। इनके अलावा अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब अपने जो करेंसी है उसका वैल्यू कम कर देना, ताकि क्या होता है लोग निर्यात करें, हमारे सामान ज्यादा खरीदे, यानी निर्यात को बढ़ावा मिले और हम भुगतान संतुलन की स्थिति से निपट पाए। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा भुगतान संतुलन स्थापित करने के लिए आयात को बैलेंस करना और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। मैं यही चीज सेम से लिख दिया हूं। अब मूल्यन अपने मुद्रा का जानबूझ के मूल्यों को कम कर देना जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। मुद्रास्फीति के काल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापना बंद कर देता है जिससे क्या होता है वस्तु की दाम जो है अस्थिर होने लगता है। राजकोषीय घाटा, जब किसी सरकार को कुल प्राप्ति कुल व्यय से कम होती है ना, कुल इनकम जो है टोटल खर्च से कम आया है, तो उस स्थिति में फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा जो है उत्पन्न होता है। राजकोषीय नीति से संबंधित समिति कौन से थे? जो लेटेस्ट जो FRBM आपका रूल आया था उनसे संबंधित जो है आपका जुड़ा रहा था, है ना। इसका फुल फॉर्म भी कई दफा बता चुका हूं जो एग्जाम में आता है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन ये भी रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म बताइए FRBM का। तो NK सिंह जो है इनके कमिटी में अध्यक्ष थे, है ना। राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या होता है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, उधार को छोड़ के। ठीक है, इनके अलावा राजस्व घाटा एक अलग चीज होता है कि कुल राजस्व जितना आता है उससे ज्यादा राजस्व पे खर्च होता है। ठीक है, तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां बराबर राजस्व घाटा, है ना भाई। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंस है। ठीक है, इनके अलावा राजकोषीय में हर चीज आ जाता है जहां से आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, मतलब इनकम में। इनके अलावा 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया था? 1927 में। किसके द्वारा? सर दोराबजी टाटा के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष भी सर दोराबजी टाटा ही थे। वर्तमान में कौन है? PT उषा मैडम, जो प्रथम महिला भी है। इनके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में ही हुई थी। देखिए, इसके अलावा साइमन कमीशन भी बनकर तैयार हुआ था 1927 में ही। देखिए, इनके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुआ था, साई का, है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष ग्रैंट गोवन थे, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिनी है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार हुआ था। अभी जो अध्यक्ष हैं ये है आपका शक्तिकांत दास। प्रथम जो अध्यक्ष हुए थे वो स्वर्ण स्मिथ हुए थे और प्रथम जो भारतीय अध्यक्ष हुए थे CD देशमुख हुए थे। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1893 में किया गया था। बैचुंग भूटिया इनसे काफी दिन जुड़े रहे थे। इनके अलावा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था। ये जो है आपका बहुत सारे चीजों को दर्जा देने के लिए जिम्मेवार संस्था है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था, इसी का नाम बदल के 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया और 1982 में नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पे करी गई। मुख्यालय मुंबई में स्थित है जो कृषि सेक्टर की सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जून 2023 में EWS जो कैंडिडेट होता है उनको किसी भी इंस्टीट्यूट में जो आपका फीस होता है ना उसमें 50% की माफ देने की जो है बात करी है? ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये जो है महाराष्ट्र ने करा है। महाराष्ट्र में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और वैसे जो EWS को छूट मिली है 10%, ये कौन से संविधान संशोधन है मेरे भाई? तो 103वां संविधान
संशोधन है, 104वां एंग्लो इंडियन से है, 102वां ओबीसी से और 101वां जो है जीएसटी से है, और अभी 106वां चल रहा था, ये महिलाओं के आरक्षण से लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है भाई, 33%। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव, ठीक से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन पहली बार कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में हुआ। पहले जनजातीय खेल का आयोजन 2023 में उड़ीसा में हुआ था। पहले जातिगत जनगणना बिहार में करवाया था, उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। इसके अलावा बच्चों में पहली बार बजट जो है अलग राशि किया था, कौन राज्य? मध्य प्रदेश किया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, हर जगह के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। हर जगह के मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया है, भजन लाल, विष्णुदेव साय, लाल दहुमा, रेवंत रेड्डी, सब बता चुका हूं भाई। अब आगे का आपका काम है, प्रभु आपके चरण कहां है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य ये उत्तराखंड बना है ना, उत्तराखंड बना है, आर्टिकल 44। वैसे पहले गोवा में पहले से लागू है, लेकिन वो पहला काउंट नहीं होता। क्यों नहीं काउंट होता मैं बता दिया हूं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो, और इसकी हाइट कितनी है? 58-95 मीटर। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है या महादेश है जहां पे कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका भूमध्य रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। एशिया से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। आपके सामने ये कर्क रेखा वाला इमेज मैं फिर से ले आया हूं कि क्या होता है। ये जो पृथ्वी को बीचे बीच काटता है इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है ना। इसके अलावा इसके 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। ये हरा वाला पोर्शन जो है कर्क रेखा और मकर रेखा। ये सबसे जो यहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव को हम आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को हम अंटार्कटिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। ITCZ जोन कहाँ होगा? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाली एरिया ITCZ जोन है जो भूमध्य रेखा के आसपास है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। बाद में कि 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 0 डिग्री को है ना प्राइम मेरिडियन रेखा, है ना। इसके अलावा 1 डिग्री के अंतर होने पे 4 मिनट का अंतर हो जाता है समय में। भारत का देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, रखना होगा, है ना। इनके अलावा एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में। कितना है भैया? 8850। इसको क्या कहते हैं नेपाल में? सागर माथा कहते हैं। अच्छा, दुनिया की जो 3-4 को बड़का बड़का चोटी है ना ऊंचाई वाला, ये एशिया में है और सबसे ज्यादा अपने बिहार और नेपाल और चाइना के पास ही है ना। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले है भैया माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन, इंडिया पाकिस्तान। कंचनजंगा, ये पूर्णतः भारत में। ये दुनिया के 3 सबसे ऊंचे चोटी है। 8850 मीटर के साथ माउंट एवरेस्ट पहला, गॉडविन ऑस्टिन 8611 के साथ यानी K2, और तीसरा जो है 8586 के साथ जो है आपका कंचनजंगा तीसरा, है ना। इनके अलावा राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यह अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला है। सबसे नवीन श्रृंखला जो है पर्वत का, युवा पर्वत, ये कौन सा है? हिमालय है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट के टकराने से हुआ है। हिमालय कैसे पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। कौन कौन से प्लेट टकराया था भाई? इंडियन और यूरेशियन प्लेट टकराया था। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मुझे भी पता है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे ड्यूटी निकलना है दादा। ठीक है। इनके अलावा हिमालय की जगह पर प्राचीन काल में क्या था? तेथिस सागर हुआ करता था। इनके अलावा सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, पंजाब सतलज तक पंजाब हिमालय। इसके अलावा पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज से काली तक क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय। नेपाल से जो है आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता से देहांग तक जो है असम हिमालय। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। और जो ट्रांस हिमालय है, परा हिमालय है, शिवालिक है, मध्य हिमालय है, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं। सबसे दक्षिणी पार्ट क्या है? शिवालिक, है ना। भामाकल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटक जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जुड़ा है, किस नृत्य से जुड़ा है भामाकल्पम? तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य है। इनके प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, ये सब जो किससे है? तो ये आपका कुचिपुड़ी से है ना। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप तक पहुंचाने का श्रेय सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुआ? आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी से हुआ है, और ये देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। देखिए क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चे को कि देवदासी परंपरा से निर्मित कौन सा नृत्य है। देवदासी का नाम समझ गए ना, कि मंदिर में पूजा करने वाले जो दासी होती है ना, जो पुजारिन होती है, उनसे ये निर्मित कहीं ना कहीं है, कहीं से प्रेरित है। ठीक है मेरे भाई। तो भारत में देवदासी परंपरा से निर्मित भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है। ये 4 नृत्य जो है देवदासी परंपरा से निर्मित है। इसके ऑप्शन में हमेशा मणिपुरी देता है, जो आपको छांटना है। चोंगई नृत्य का स्वरूप मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है, कल बताया था। अभंग, त्रिभंग, सभंग ये भरतनाट्यम के शारीरिक क्रिया है। इसके अलावा भरतनाट्यम के नृत्य फरमाने की 4 प्रक्रिया होती है, यानी 4 पार्ट होते हैं। इसको क्या कहते हैं? अलिरप्पू, ये कविता स्वरूप होता है अलिरप्पू। फिर जाति स्वरम, शब्दम और तिल्लाना, ये भरतनाट्यम नृत्य का भाग है। भरतनाट्यम को सादिरट्टम भी कहा जाता है। 2023 में 2 पद्म विभूषण जो विजेता है भरतनाट्यम से, पद्मा सुब्रमण्यम और आपका जो है भैया कौन? बैजंती माला बाली। इनके अलावा प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिन्हें नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री मिला था, ये आपका कौन था? नर्तकी नटराज, 2019 में, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1612 में मछलीपट्टनम में किस मुगल बादशाह के समय स्थापित किया था? जहांगीर के समय। वेस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, वेस्ट नहीं ईस्ट, तो ये 1600 में हुआ था अकबर के समय। अकबर 1605 में मर गए थे, है ना, तभी जो है जहांगीर आ गए, तो जहांगीर के समय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए अधिकार पत्र किसने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। VVI करके रखेंगे, 3 बार पूछे गए हैं 1.5 साल के अंदर। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस आया था, इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोई बच्चे अगर PDF के लिए इच्छुक है ना मेरे भाई, अगर आपको किसी को PDF चाहिए SSC के एग्जाम में एकदम कड़ाके की रिजल्ट लेना चाहते हैं, मेरिट में नाम चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे SSC का 113 क्लास की PDF आपको मिलेगा मात्र 70 रुपए के अंदर। ये 70 रुपया खर्च कर लीजिए और आपका जो है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम के अंदर, ये गारंटी है। और मैं तो ये भी गारंटी लेता हूं कि 80% क्वेश्चन, हाँ 8% नहीं है, ये 80%, कितना है 80% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए क्लास से आएंगे। ये कहीं भी किसी भी वीडियो में एग्जाम्पल दे देना जब ना आए, ठीक है मेरे भाई, एकदम मैं ठोक के बोलता हूं कि मैं इतना मेहनत करके पढ़ाता हूं भाई, ऐसे नहीं कि कहीं से किसी किताब से लिया, छाप दिया, आपको पढ़ा दिया, हमें क्या करना है, आया है ना आया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अपना एग्जाम समझ के आपको पढ़ाता हूं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे आपको PDF बाय कर लेना है, पैसा पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको PDF दे दिया जाएगा उसी व्हाट्सएप पे और ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में कौन आया था? जेम्स प्रथम। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस आए थे, माफ कीजिएगा, है ना। इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसे? जेम्स प्रथम को नहीं, कैप्टन हॉकिंस को। कौन? जहांगीर ने। इनके अलावा जहांगीर के शासनकाल में मुगल काल का चित्रकाल का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर का नाम सलीम था। जहांगीर ने न्याय का जंजीर चलवाया था। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था जो श्रीनगर में है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अरुण जेटली साहब का इसमें विशेष हाथ था, है ना। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। स्टैंड अप अलग है। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, ये सबसे बड़ी परियोजना अब तक का इंडिया में महत्वाकांक्षी परियोजना जो बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराती है ना, और बैंकिंग के बारे में जागरूकता फैलाती है। तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा खाता उत्तर प्रदेश इसके तहत खुले हैं, है ना। और ये 2014 में आया था मोदी मंत्रिमंडल के शुरुआती कार्य में, नमामि गंगे, और ये आया था। इनके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, ये भी वित्त मंत्रालय की है और 10 लाख रुपए की लोन मैक्सिमम प्रदान करते हैं 3 कैटेगरी में। इनके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में गोरखपुर से आया था। इनके अलावा दीक्षा पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाली पोर्टल है जो मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उनसे संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने पढ़ने वाले, चाहने वाले, जो भी आपके प्रियजन हैं उनको शेयर करें, ठीक है, ताकि उनके पास भी एक अच्छा कंटेंट पहुंचे, है ना। दुनिया में भीड़ भाड़ से हटके मैं वही कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। और कल से मिलेंगे हम एनालिसिस में, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट की वीडियो चालू रहेगी, है ना। तो कल से तो और निखार आने वाली प्रैक्टिस सेट में, मुझे एक अंदाजा आ जाए कि इस बार क्या आ रही है, और अंदाजा तो पहले से ही है कि जो आएगी वो तुम्हें पढ़ा दिया हूं, है ना। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं। जिनका कल एग्जाम है रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, है ना, सभी साथियों को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।